दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, आसरा शेल्टर होम जो है इस वक्त काफी चर्चा में है और जो स्थितियां बनी हुई है उस शेल्टर होम की, ये सब लोग अब जान चुके हैं। अभी तक 3 बच्चियों की मौत हो गई है। मसला ये है कि भाई कहा यह जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ये मौतें हो रही है। क्या मामला है, कैसे क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं पटना के डीएम साहब और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, हम सीधी बात करने पहुंचे हैं। एक्स आईपीएस हमारे साथ अमिताभ दास सर है और इन्हीं से हम विशेष जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। ये धन्यवाद आपका। शेल्टर होम जो है, आसरा शेल्टर होम के नाम से जाना जाता है, फूड पॉइजनिंग हुई लोग कह रहे हैं और 13 बच्चियां जो है इसमें जद में आ गई। 3 बच्चियों की अब तक मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात कि ये मौतें जो हो रही है हर तीसरे दिन हो रही है। पहली मौत 7 तारीख को, दूसरी 10 तारीख को और तीसरी 13 तारीख को। अब देखिए, बहुत दुखद खबर है जो आपने बताई कि आश्रय होम यानी शेल्टर होम जिसको कहते हैं, दर्शकों को पता होगा कि वहाँ नारियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं और सामान्यतः जो मतलब कुछ मुसीबत में पड़ी हुई महिलाएं रहती हैं जिनको कोर्ट की तरफ से भेजा गया रहता है, या अनाथ बच्चियां रहती हैं, इस तरह की रहती हैं। और वहां पर नवंबर महीने में, इसी महीने में खाने में उन लोग को जो खिचड़ी परोसी गई वो जहरीली साबित हो गई। और जैसा कि अभी खबर आ रही है कि 3 लड़कियों की मौत हो गई है। एक तो 12 साल की लड़की थी जिसकी कल मौत हुई है और अभी भी और भी हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े, जिस तरह आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे मौतें हो रही हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उसका तो मैंने डीएम का बयान देखा था, पटना के डीएम का, तो वो तो एक जो घिसाया हुआ जो सरकारी बयान होता है कि जांच होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत हम गंभीर हैं, नजर रखी जा रही है, जो घिसा पिटा सरकारी बयान दे रहे थे। लेकिन देखिए बिहार में क्या स्थिति आ गई है, वही मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। माफिया की 5 उंगली घी में है ना, उसको कोई कुछ नहीं हो रहा है, वो एकदम आराम से है। और जो गरीब बच्चियां हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको एक आप खिचड़ी खिला रहे हैं, किसी तरह उनकी जान बच रही है और उस खिचड़ी की गुणवत्ता ऐसी है कि जान चली जा रही है। अब आप फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। यदि फूड पॉइजनिंग हुआ है, देखिए फूड पॉइजनिंग में थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है, मतलब किसी को उल्टी आ सकती है, किसी का पेट खराब हो सकता है इस टाइप, लेकिन मौत हो रही है तो कुछ ज्यादा ही गंभीर बात हो गई है। इसका मतलब तो कुछ बहुत बड़ी मिलावट है और मिलावट के पीछे कोई बहुत बड़ा मतलब भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। और मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूं जो बिहार में हिसाब किताब है सरकार का, कि इस केस में कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 1-2 लोगों को जो होता है ना, बलि का बकरा बना लिया जाएगा। जो रसोईया फसोईया होगा, है ना, नीचे स्तर का होगा, जो रसोईया होगा, खिचड़ी बनाया होगा, गरीब आदमी होगा जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, पहले पता कर लिया जाए कुर्मी नहीं ना है, पता होगा कि नहीं कुर्मी नहीं है, तो उसके बाद उसको निलंबित कर दिया जाएगा और उसको वहां से हटा दिया जाएगा और धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा। फिर मीडिया का भी ध्यान तरारी बेलागंज पे चला जाएगा मतगणना पर और ये मामला दब जाएगा। लेकिन ये देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसी पटना में गायघाट शेल्टर होम में 1-2 साल पहले आपको याद होगा, उसमें बहुत सारी लड़कियां भाग रही थीं। पता चला कि उसमें सीसीटीवी कैमरा मतलब महीनों से खराब था। उसके बाद फिर समाज कल्याण विभाग ने एक जो जांच की, उसमें सबको क्लीन चिट दे दिया। ये जो शेल्टर होम होते हैं समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित होते हैं। उसके बाद यही डीएम साहब थे, तो अभी डीएम है ना पटना की, ये काफी लंबी पारी खेलने लगता है। तो ये उस समय भी डीएम थे और इनसे जब लड़कियां मिलने गई थी जो पीड़िता है, तो इन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की, कहा कि नहीं सब इसे पॉलिटिक्स होता है। बाद में पटना हाई कोर्ट ने उस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, सरकार को फटकार लगाई, तब जाकर महिला थाना में 2 एफआईआर हुआ। और फिर वो मामला कहां चला गया, जो कहते हैं ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसी बिहार में आपको याद होगा 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। उसमें 34 लड़कियों के साथ मतलब रेप हुआ था और एक टिस की एक रिपोर्ट हुई थी, टिस ने एक रिपोर्ट दी थी और उसको दबाने के बहुत प्रयास किए गए थे। बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उस मामले की सुनवाई
बिहार से हटा के दिल्ली के साकेत कोर्ट में कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया कि रोजाना इसकी सुनवाई हो, तब जाके जो कांड का मुख्य सूत्रधार था ब्रजेश ठाकुर, उसको उम्र कैद की सजा हो सकी। उस समय भी दर्शकों को याद होगा कि पलटू राम ने मंजू वर्मा को बचाने की बहुत कोशिश की थी। जो मंजू वर्मा उस समय समाज कल्याण मंत्री थी, क्योंकि जो पलटू राम का लवकुश समीकरण है, कुर्मी कोयरी वाला समीकरण, मंजू वर्मा जाति की कोयरी है तो उसी लवकुश समीकरण का हिस्सा थी, इसलिए पलटू राम उसको नहीं हटा रहे थे। बाद में जब मामले की जांच सीबीआई ने ली और ब्रजेश ठाकुर के फोन को खंगाला गया, तब पता चला कि ब्रजेश ठाकुर की 17 बार बातचीत हुई है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से। तब जाके मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया। इसके बावजूद पिछले चुनाव में पलटू राम ने मंजू वर्मा को जदयू का टिकट दे दिया। ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गई, लेकिन उसको जदयू का टिकट मिला। तो इस तरह से लगातार दोषियों को, दागियों को जिस तरह पलटू राम बचाते चलते हैं और गरीब लड़कियां जहरीली खिचड़ी खा खा के मर रही हैं, तो यही बिहार का मतलब दुर्भाग्य है। माफिया लोग काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं, गरीब लड़कियां जहरीली खिचड़ी से मर रही हैं। जी सर, अमूमन देखा जाता है कि इस तरह के जो आसरा होते हैं, जो शेल्टर होम जिसको कहा जाए, तो वैसे जगहों पे गरीब लड़कियां ही जाती हैं, रहती हैं, किसी तरह से प्रताड़ित हों या किसी तरह से एक्यूज्ड हों, कोई भी मसला उनके साथ आ जाए और इन्हीं को टारगेट में लिया जाता है। तो अब ये मान लिया जाए कि वहां भी समाज के जो दबे कुचले घर की जो बच्चियां हैं, या जो कहते हैं सब लोग कि भाई मुख्य धारा से जो पीछे परिवार है, उनकी जो बच्चियां हैं वहां भी सुरक्षित नहीं है, सरकार के नजर में भी नहीं सुरक्षित है ना। मैंने कहा ना कि गाय घाट शेल्टर होम में बाद में मामला हुआ कि महीनों से उसका सीसीटीवी कैमरा खराब था। अरे क्यों खराब था भाई, क्यों खराब था? सीसीटीवी कैमरे का मकसद क्या होता है कि नजर रखना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यदि आप सबको खराब ही करके रख दें, तब तो लड़कियों को कहां सप्लाई किया जा रहा है, किस मंत्री महोदय के पास भेजा जा रहा है रात के अंधेरे में, किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये सब तो एक सुनियोजित तरीके से होता है, ऐसा थोड़े कि ये हो जाता है। और उन लड़कियों को इसलिए बनाया जाता है निशाना क्योंकि लगता है कि ये कमजोर तबके से आती हैं, इनको डराया धमकाया जा सकता है, इनको लापता कर दिया जाएगा, जहर दे के मार दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि बीमारी से मर गई। हजार उपाय इनके पास हैं। वही जो आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उसको लेके बाद में कितनी तरह की बातें हुई कि लड़कियां कहती थी कोई तोंद वाले अंकल हैं, तो मूछ वाले अंकल हैं। अंत तक उन लोग की पहचान नहीं हुई है ना, कि वो कौन से अंकल थे जिनके पास उन लड़कियों को भेजा जाता था। तो ये सब में बड़े बड़े सफेद पोश लोग शामिल होते हैं। और जब उसमें मुझे अभी भी याद है कि बाकायदा जो कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे और जो डीजीपी थे बिहार के, उन्होंने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करके कहा था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, बिहार पुलिस ही इसको देख लेगी। बिहार पुलिस तो देखती तो पूरा ऑपरेशन लिपापोती हो जाती। वो तो सीबीआई के पास चली गई जांच, इसलिए थोड़ी बहुत उसमें मतलब गिरफ्तारी भी हुई है ब्रजेश ठाकुर की, फिर मंजू वर्मा सब की गिरफ्तारी हुई। तो जो भी स्थिति है ये बहुत खराब है। और इसमें मैं विपक्ष से भी कहूंगा, जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव से भी, कि उनको भी ये मामला जोर शोर से उठाना चाहिए। कानून का इसमें क्या हस्तक्षेप हो सकता है? इस तरह के जो मामले हो रहे हैं शेल्टर होम्स को लेकर के, उसके अंदर जाने वाले बच्चियों के साथ, तो कानून का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? क्या उस पर अंकुश? देखिए, कानून तो सबसे शक्तिशाली चीज है। अब मान लीजिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद मिली, तो वो कानून के हस्तक्षेप से ही ना संभव हुआ। लेकिन मतलब समस्या ये है कि इतना ज्यादा, खास के पुलिस में आप देखिएगा, इतना ज्यादा उस पर राजनीतिक दबाव रहता है, मतलब रोजाना हस्तक्षेप रहता है कि उसमें मतलब पुलिस वाले ठीक से काम नहीं कर पाते। एक तो है कि भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है ही, पुलिस विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, पैसे देकर बहुत मामले मैनेज हो जाते हैं। जहां भ्रष्टाचार नहीं भी है वहां भी पुलिस पर दबाव रहता है कि इसका सफेद पोश का नाम नहीं आ जाए, इसका नाम नहीं लीक हो जाए, और पूरा एक मतलब लिपापोती की तैयारी रहती है। लेकिन कानून अगर चाहे तब तो कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, कहा जाता है। जी चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपको पटना के डीएम साहब का वो बयान सुनवा रहे हैं जो इस मसले को लेकर, यानी जो बच्चियों के साथ बीत रही है, जो घटनाएं हो रही है, उस पर क्या कह रहे हैं पटना के डीएम साहब, सुनिए। घटना हुई और फूड पॉइजनिंग के कारण जो है लगभग 13 महिलाएं और बच्चियां पर मिला करके 13 लोग जो है बीमार हो गए। उनको पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और उसमें से एक मृत्यु हो गई थी 7 तारीख को ही, पहले दिन ही, और एक 10 तारीख को हुई है रात में।
और एक कल मृत्यु हो गई है, दुखद मृत्यु हुई है बच्ची की, 12 साल की थी। तो ये फूड पॉइजनिंग ही प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है और इसको हम लोगों ने जांच टीम एक गठित किया है 5 सदस्यीय। उसने खाने का भी सैंपल लिया है, पानी का सैंपल लिया है और विस्तृत जांच लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं से कोई लापरवाही किसी की है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है, बाकी सब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जो बीमार हुई थी 13 लोग, उसमें से भी बाकी सब ठीक हैं और कुछ डिस्चार्ज भी हो गई हैं वहाँ से। हम लोग स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग और साफ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है हम लोग उसमें नियमानुसार आज से भी सर गुणवत्ता की बात होगी, जब आज से भी जो खाना परोसा जाएगा तो उसमें गुणवत्ता की बात नहीं, गुणवत्ता की जांच जो है वो की जा रही है और काफ़ी दिनों से वहाँ पर सब लोग रह रहे हैं, गृह का संचालन काफ़ी दिनों से हो रहा है और ये घटना जो हुई है दुखद हुई है। इसमें हमको लगता है कि कुछ खाने पीने का सामान या पानी वगैरह का कुछ प्रदूषण की स्थिति है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने भेजा है, सैंपल भेजा है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो उसको हम लोग आगे अग्रतर कार्रवाई करेंगे। 3 लोगों के सर मौत हुई है, अभी 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 महिलाओं की। उसमें एक महिला है 24 साल की थी और एक बच्ची है 6 साल की और एक बच्ची है 12 साल की, इसकी कल मृत्यु हुई है। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। बाकी सभी अभी जो 13 लोग बीमार थे उसमें बाकी लोग खतरे से बाहर हैं और हमको लगता है कि आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे पीएमसीएच से। ये 7 तारीख की घटना है, छठ के दिन की घटना है। और पैकेट बाहर से आया या खाना वहीं बना? नहीं, खाना बनता है वहाँ, सब सामग्री खरीद करके आती है और खाना वहाँ पर बनता है, रसोइया है, बाकी लोग हैं तो खाना वहीं पर बनता है और उसकी सभी चीज़ों की जांच हम लोग कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यही कि अस्वच्छता और एक तरह से लापरवाही है, प्रदूषित पानी या वो खाना जो भी समस्या है उसमें उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है बयान में, जो बयान सर एसडीपीओ 2 सचिवालय का है उसमें उन्होंने कहा कि 7 तारीख को एक बच्ची एडमिट हुई, 8 को डेथ हुआ और जो उपाधीक्षक है अशोक सिंह पीएमसीएच के, उनके द्वारा कहा गया कि 13 बच्चियों को 10 तारीख को एडमिट किया गया, तो 13 बच्चियों। नहीं, पहले शुरू में तो हम लोगों ने इलाज वहीं कराया जो आपका वो जो हमारा घर है आसरा गृह है, वहीं पर मेडिकल टीम भेज करके हम लोगों ने इलाज शुरू कराया था, ड्रिप वगैरह और बाकी चीज़ें वहीं पर हो रही थी। जो बच्ची सीरियस हुई उनको भेजा गया और बाद में एहतियातन के तौर पर सभी बच्चियों को वहाँ शिफ्ट किया गया पीएमसीएच में, जैसे हम लोगों के संज्ञान में बात आई। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जानकारी का हो सकता है कि कोई वो होगा, कम अभाव होगा, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसमें। प्रारंभिक इलाज वहीं किया गया और आज भी मेडिकल टीम वहाँ पर है एम्बुलेंस के साथ। अन्य जो लोग हैं उनका ध्यान रख रही है और जो सीरियस लोग थे या इन्फेक्टेड लोग थे उनको फिर हम लोगों ने वहाँ एडमिट कराया एहतियातन पीएमसीएच में। हाँ बिल्कुल, जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अब तक स्पष्ट हो गया होगा कि मसला क्या है। डीएम साहब किस तरह से इस मैटर को साझा कर रहे हैं राज्य के लोगों के साथ और क्या होना चाहिए। क्या जो गरीब तबके के घर की बच्चियां हैं उनके लिए यही एक आसरा है? क्या कानूनी जो कार्रवाई है इन पर जिस तरह से की जाती है, जितना विलंब किया जाता है, क्या ये होना चाहिए? जवाब आपका भी चाहिए। आप भी कमेंट करें इस पूरे मसले पर कि करना क्या है, सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए जो समाज में इस तरह की घटना न होने पाए। तो चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं इस मसले को लेकर और फिर मुखातिब होते हैं आपसे। तब तक इंतजार करें, बने रहें। बहुत शुक्रिया।